आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर डिफाइंड है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो पार्ट 3 के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। तीसरी बात, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं नेचर में। नेगेटिव का मतलब है कि वो लिमिटेशंस है गवर्नमेंट के ऊपर, बाध्य है गवर्नमेंट उनको अप्लाई करने के लिए। चौथी बात है कि एनफोर्सेबल होते हैं। एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट आप वायलेट कर देते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है। फिर है जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल क्या होता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट में के अंदर क्या क्या है जो इसको आप स्टेट कहते हैं। एक तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब लोकल अथॉरिटीज़, ये सब आर्टिकल 12 के अंडर में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो होता है उसके अंदर है कि अगर आप जो कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी, ठीक है, जिसको कहते हैं वॉइड। कोर्ट उसको खारिज कर देगी, ठीक है। अब इस लॉ के अंदर में क्या क्या आता है? क्या इस लॉ के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आप मान सकते हैं? नहीं। आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होता है वो इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, इसलिए अमेंडेबल होता है, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है? एक सेकेंड। राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंदर आपके 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। वो क्वेश्चन दे देगा कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन से आर्टिकल, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। एक ऑप्शन वो आर्टिकल 14 दे देगा, कोई 21 डाल देगा, 23, 24 ऐसे डाल देगा, तो राइट आंसर विल बी द ए, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है कि नेगेटिव कनोटेशन में माना जाता है। नेगेटिव कनोटेशन क्या होता है कि नो वन इज अबव द लॉ। नो वन, क्या कहा इसने? नो वन, ठीक है। एक सेकेंड में इसको रब कर लेती हूँ। नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है? हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो होता है वो एक तरह से पॉजिटिव कनोटेशन है आपकी। पॉजिटिव कनोटेशन का क्या मतलब होता है कि आपको फेयर ग्राउंड दिया जाएगा, मतलब आपको इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 15 की, ठीक है। एक सेकेंड, हम इसको कहीं और कर लेते हैं। हम इनको यहाँ पे कर लेते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, ठीक है। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, तो कौन कौन से ग्राउंड है जिसके ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती? तो आप इसे याद रखना, RRCSP, इससे याद रखना। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पे जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो आप कहोगे कि फिर जो हम वुमेन के लिए स्पेशल जो प्रोविजंस बना देते हैं वो क्यों बनाते हैं? ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। नहीं, एक्सेप्शंस में देखना, आपको दिया गया है 15 क्लोज 3, याद रखिएगा, वो पूछ सकता है। 15 क्लोज 3 के अंदर क्या कहता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए बना सकता है, ठीक है। अब SC और ST के लिए 15 क्लोज 4 जो है उसमें वो SC और ST के लिए बना सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 16 की। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो
गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती 6 ग्राउंड के ऊपर, सॉरी 7 ग्राउंड के ऊपर। एक तो वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं RRCSP, ये याद रखोगे, प्लस इसमें दो ऐड कर दोगे DR डॉक्टर से याद रखना, DR ऐड करना है, ठीक है। ये तो सेम है जैसे हमने पहले किया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब DR क्या है, डिसेंट और रेजिडेंस, ठीक है, ये 2 ऐड हो जाएंगे। अब आप इसमें ये कहोगे कि जो रिजर्वेशन होता है फिर वो क्यों दिया जाता है। अगर आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि हम एम्प्लॉयमेंट जब देंगे उसके अंडर हम आपको अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी रखेंगे, तो रिजर्वेशन फिर क्यों दिया जाता है। तो इसमें कोर्ट ये कहता है कि जो रिजर्वेशन है वो हम इक्वलिटी लाने के लिए देते हैं, कि हमारे जो कुछ सेक्शन है सोसाइटी में वो इक्वली नहीं है, इक्वली उतने डेवलप नहीं है, तो हम उनको इक्वलिटी तक ला सकें, इसलिए हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात आती है आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या होता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है, एक सेकेंड, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कि किसी को भी हम अनटचेबिलिटी जो होगी उसके ऊपर वो नहीं कर सकते। कि भाई होता था ना पहले पुराने समय में, क्या होता था कि जैसे मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर जाते थे, उसमें कि जो SC ST है कई बार होता था उनको जाने नहीं देते थे, ठीक है। इस तरह की जो अनटचेबिलिटी है कि हम इनको खारिज करते हैं, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, सब इक्वल होंगे, ये है आर्टिकल 17। अब जो ये याद रखना कि जो वर्ड अनटचेबिलिटी है तो वो पूछ सकता है ये वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, ये वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। अब बात आती है अबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर ऑफ 18 क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, किसी भी तरह का जो टाइटल है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, मिलिट्री का टाइटल दिया जा सकता है और एकेडमिक दिया जा सकता है, 2 टाइटल, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि ये 2 दिए जा रहे हैं तो आप इसको एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकते हैं। सफिक्स का मतलब क्या है कि आप अपने नाम के आगे इनको लगा दें या अपने आप नाम के पीछे लिखो लगा दें, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, टाइटल से यहाँ मतलब है, अगर आपको पता हो तो पहले टाइटल ले लिए जाते थे कि महाराजा, ये सब टाइटल, तो ये टाइटल को एबोलिश किया जाता है। और दूसरा, ये जो टाइटल्स, कोई भी टाइटल है वो हेरिडिटरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये किया जाता है इसलिए कि ताकि आपकी जो सोशल इक्वलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। क्योंकि जैसे पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये सब दिए जाते हैं, लेकिन ये सब इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो कोई सोशल वर्क अच्छा कर रहा है या कोई किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, बट वो हेरिडिटरी टाइटल नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोई फॉरेन स्टेट है या फिर जैसे सपोज करो कोई भी कंट्री है, अनदर कंट्री है, UK है, US है, क्या उससे हम ये टाइटल ले सकते हैं कि हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है, क्या हम ये टाइटल बाहर से ले सकते हैं? जी नहीं, आप ये टाइटल नहीं एक्वायर कर सकते। अगर किसी भी फॉरेन कंट्री से आप ये टाइटल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोई पर्सन अगर वो इंडिया का नहीं है, सुनना ध्यान से, कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया का नहीं है तो क्या वो फॉरेन टाइटल ले सकता है? कोई भी पर्सन अगर इंडिया का नहीं है, सिटीजन नहीं है इंडिया का, लेकिन अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है इंडिया के अंदर, तो वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो टाइटल नहीं ले सकता। ध्यान रखना, बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के वो टाइटल नहीं ले सकता है, ठीक है। बाकी आगे के जो आर्टिकल्स हैं जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं ये हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।